हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल तैयारीपुर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियस किसी भी कोशिका का वह भाग होता है जिसमें उसकी जेनेटिक मटेरियल्स पाए जाते हैं जो कि उस सेल डिवीजन में काफ़ी मदद करते हैं। और इसकी खोज सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने किया था और इसे न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक, अब न्यूक्लियस अगर किसी कोशिका से निकल जाए तो क्या होगा? अगर न्यूक्लियस किसी भी कोशिका से निकाल दिया जाए तो कोशिका को मृत कहा जाएगा, क्योंकि कोशिका आगे सेल डिवीजन नहीं कर पाएगी, जिससे उसके डॉटर सेल्स नहीं बन पाएंगे। तो अब चलिए न्यूक्लियस के कंपोजिशन के बारे में बताते हैं। कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस: डीएनए, आरएनए, फास्फोलिपिड, और प्रोटीन। तो डीएनए की मात्रा न्यूक्लियस में 10% होती है, आरएनए की मात्रा 2 से 3% होती है, और फास्फोलिपिड की मात्रा 3 से 5% तक होती है, और प्रोटीन की मात्रा 70% तक होती है। ठीक, अब बात करते हैं कोशिका के भागों के बारे में। तो कोशिका के कितने भाग होते हैं? तो कुल कोशिका के 4 भाग होते हैं, जिसमें से पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं। तीसरा है आपका न्यूक्लियोलस। चौथा है क्रोमैटिन थ्रेड। तो अब बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कितने भाग होते हैं? अब पहले आपको बता दें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का वह भाग होता है जो उसके न्यूक्लियोप्लाज्म को बांधे रखता है, ताकि वह साइटोप्लाज्म से सीधे न मिल सके। ठीक है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो भाग होता है वो पहला उसमें होता है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है? यह लिपिड की बनी दोहरी परत होती है। ठीक है, यह लिपिड की बनी दोहरी परत होती है जो कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 भाग होते हैं। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। इसके रफ वाले भाग पर राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके स्मूथ पार्ट पर 9 के बराबर राइबोसोम पाए जाते हैं। कहीं कहीं देखे जाते हैं, नहीं तो नहीं पाए जाते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन के चारों तरफ राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। तो इनर मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन का। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और यह न्यूक्लियोलैमिना से जुड़ा होता है, और इससे आपका क्रोमैटिन धागे भी जुड़े रहते हैं। यह इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को आकृति प्रदान करता है, और यह
न्यूक्लियोलैमिना के प्रोटीन और इस थ्रेड यानी कि क्रोमैटिन थ्रेड से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें बने पोर के बारे में। तो दूसरा हमने आपको बता दिया इनर मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं तीसरा होता है, ये कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का वो नहीं है, लेकिन इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। यह दोनों मेम्ब्रेनों में, ठीक है, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जगह जगह पे छोटे छोटे छिद्र या कटे हुए भाग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और यह न्यूक्लियर पोर करता क्या है, न्यूक्लियर पोर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच संबंध स्थापित करता है, जिससे कि उन पदार्थों की जो ट्रांसफर हो सके, जैसे कि वे पदार्थ ट्रांसफर हो सके या स्थानांतरित हो सके, जिसकी कि न्यूक्लियस को आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियर पोर के स्ट्रक्चर की। ठीक, तो न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से, और इसमें क्या होता है, एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिंग। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक रिंग। यह साइटोप्लाज्मिक रिंग क्या करता है, एक डायाफ्राम जैसी संरचना बनाता है, जिस पर क्या स्थापित होते हैं, इस पर स्थापित होते हैं आपके साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स। ये प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स, इन्हें हम साइटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स कहते हैं, और इन पर फिलामेंट जैसी संरचना बनी होती है। ठीक है, ये संरचना प्रोटीन के छोटे छोटे कणों से या अणुओं से मिलकर के बना होता है। इसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। ठीक, अब ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट, अब ये साइटोप्लाज्मिक रिंग होता है, इसमें 8 वाहिकाएं निकली होती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे सामूहिक रूप से एक असेंबली कहते हैं। ठीक है, असेंबली, जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मिक असेंबली। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं असेंबली। अब यह असेंबली क्या होता है, एक नलिका जैसी संरचना से जुड़े होते हैं। ठीक है, नलिका जैसी संरचना से जुड़े होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन रिंग। ठीक है, इस साइटोप्लाज्मिक रिंग में से 8 ट्यूब जैसी संरचनाएं निकली होती हैं। ठीक है, इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, स्पोक कहते हैं। अब यह जो एक रिंग से जुड़ जाता है, ठीक है, यह एक रिंग से जुड़ जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोक रिंग। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्पोक रिंग कहते हैं। ठीक है, अब यह स्पोक रिंग क्या करता है, इस पर ये स्पोक जुड़ जाते हैं, और इस पूरे समूह को क्या कहते हैं, स्पोक रिंग असेंबली कहते हैं। ठीक है, इसे स्पोक रिंग असेंबली कहते हैं, और इनके बीच जो ये गैप होता है, इसे हम लोग कहते हैं एक्वेयस चैनल कहते हैं। अब यह एक्वेयस चैनल क्या करता है, इस चैनल को हम लोग वाटर चैनल भी कहते हैं। वाटर चैनल भी कहते हैं। अब इससे आपको पता लग गया होगा कि इसे वाटर चैनल क्यों कहते हैं, क्योंकि यह जल के परिवहन का कार्य करता है। ठीक है, ये जल के परिवहन का कार्य करता है, और जल के साथ साथ कुछ गैसों का भी परिवहन करता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, ये प्रोटीन की बनी एक होती है, जिसमें
कुछ नलिका जैसी संरचनाएं बनी होती है। ठीक है, नलिका जैसी संरचना बनी होती है। अब यह नलिका जैसी संरचनाएं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। तो ये आपका होता है लूप ए, लूप बी, लूप सी, लूप डी, इस तरह से ये बना होता है। और इसमें क्या होता है, जल और कुछ गैसों का परिवहन होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्वेस चैनल। तो एक्वेस चैनल में ल्यूमिनल रिंग। ठीक है, ल्यूमिनल जो आपका जो ल्यूमिनल जो रिंग होता है, ल्यूमिनल रिंग होता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ होता है। और इसमें एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल चैनल। ठीक है, सेंट्रल रीजियन। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल रीजियन कहते हैं। ठीक है, यह कार्य क्या करता है, यह साइटोप्लाज्म। ठीक है, यह साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच संबंध स्थापित करता है और इन दोनों के बीच इनकी आवश्यकताओं की जो चीजें होती हैं उनका परिवहन करने का कार्य करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जुड़े कुछ नलिकाओं की। तो ये एक रिंग द्वारा घिरा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इनर स्पोक रिंग। ठीक है, इनर स्पोक रिंग। यह इनर स्पोक रिंग से क्या होता है कि इस पर जो ये नलिकाएं बनी होती है, इसमें से बना होता है आपका स्पोक नलिकाएं निकली होती हैं, जो कि किससे जुड़ी होती हैं, आपका इनर स्पोक रिंग से। ठीक है, अब ये इस इनर स्पोक रिंग क्या होता है, यह इसके ठीक पीछे की तरफ होता है, न कि आगे की ओर। ठीक है, अब यह जो आपका स्पोक रिंग होता है यह इधर होता है और ये इधर, और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, यानी कि यह एक रिंग जैसी संरचना होती है। और इसके ठीक नीचे एक और संरचना पाई जाती है, इसको मैं आपको इधर एक संरचना होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक रिंग। इसे हम कहते हैं, यह जो रिंग होता है इसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिंग। ठीक है, यह क्या करता है कि यह जो आपका सेंट्रल रीजन होता है, इससे आई हुई नलिकाओं, जो ये आपका जो नलिकाएं होती हैं, ये इन्हें जोड़ने का कार्य करता है। और हर साइटोप्लाज्मिक रिंग हो या न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रिंग हो, ये 8 नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें 8 नलिकाएं आकर के जुड़ती हैं। तो अब बात करते हैं इसके नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसके नीचे 8 ट्यूब जैसी संरचना निकली होती है और इसके नीचे बना होता है रिंग। ठीक है, ये जो ट्यूब होती है, ये 8 ट्यूब्स होती हैं, ये 8 ट्यूबों का समूह। ठीक है, ये 8 जो ट्यूब्स होती हैं, इनका जो समूह होता है, इस पूरी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, बास्केट। इस पूरी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, बास्केट कहते हैं। और इसमें ये जो नलिकाएं होती हैं, इन्हें हम लोग स्पोक कहते हैं। यानी कि ये वही नलिकाएं होती हैं जो कि किसी भी पदार्थ का परिवहन करती है, कहाँ से, न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की ओर और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म की ओर। ठीक है, अब यह जो रिंग होता है, अब यह इस रिंग में आकर के जुड़ती है। तो अब यह जो बास्केट का रिंग है, यह किससे जुड़ा होता है, यह जुड़ा होता है आपका धागों से। किनसे, क्रोमैटिन धागों से, आरएनए। ठीक है, तो जो धागों में जो आपका जो आरएनए होता है, mRNA, वो क्या लेता है, अपने आवश्यक चीजों को, यानी कि प्रोटीन, उसकी जो मेन से वो होती है प्रोटीन, वो इससे अपना प्रोटीन ले लेता है। और फिर ये हो गई आपकी न्यूक्लियर पोर की
पूरी बातें। अब बात करते हैं आगे के बारे में, न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। तो अब दूसरा आपका आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन, आरएनए और कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ तत्व और कुछ और अन्य मॉलिक्यूल भी पाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें न्यूक्लियोलस भी होता है। तो चलिए अब इसके बात करते हैं। तो यह क्या करता है कि यह साइटोप्लाज्म क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, ठीक है, न्यूक्लियो मेम्ब्रेन से जो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी उसके जीवित पदार्थ होते हैं वे घिरे भाग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के जो भी जीवित पदार्थ हैं उन्हें घेरा हुए भाग, वो उसके अंदर के सभी भागों को हम एक समूह में क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका होता है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका होता है क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, आरएनए होता है, कुछ डीएनए के पार्ट्स होते हैं और उसमें न्यूक्लियोलस होता है। तो अब ये क्या होता है कि इसमें जितने भी पदार्थ होते हैं वे जेनेटिक मटेरियल में काफी काम करते हैं, जिससे कि मियोसिस एंड माइटोसिस की क्रिया संपन्न होती है। अब बात करते हैं इसके आगे, तीसरा, इसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसका जो स्थान होता है वो सेंटर में ना होकर के थोड़ा उसके मेम्ब्रेन के नजदीक होता है, ठीक है। और इसके किनारे की तरफ एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इसके चारों तरफ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होती है और इसके ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के किनारे पर क्रोमैटिन धागों की एक परत होती है, ठीक है। अब बात कर ले इसके खोज के बारे में। तो इसकी जो खोज की थी फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और इसे नाम दिया था बाउमेन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। बाउमेन नामक वैज्ञानिक ने इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया था। अब बात कर ले इसके बारे में। तो न्यूक्लियोलस क्या कार्य करता है? न्यूक्लियोलस राइबोसोम का निर्माण करता है, जो कि न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। और न्यूक्लियस में या न्यूक्लियोलस में जो आपका राइबोसोम जो बनता है वो साइटोप्लाज्म के राइबोसोम के समान ही होता है, ठीक है। इनमें कोई अंतर नहीं होता है। अब बात करें इसकी, तो इसमें जो आपका होता है, इसका जो कंपोजिशन होता है न्यूक्लियोलस का, इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें डीएनए 10%, आरएनए 5% और प्रोटीन इसमें जो होता है वो आपका होता है 85%, ठीक। 85% प्रोटीन पाया जाता है। अब न्यूक्लियोलस के जो भाग होते हैं, ठीक है, अब न्यूक्लियोलस के भाग के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियोलस के 4 भाग होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस के 4 भाग होते हैं, जिसमें से आपका होता है पहला आपका होता है एमॉर्फस मैट्रिक्स। अब यह मैट्रिक्स बनता कैसे है? यह मैट्रिक्स धागे और प्रोटीन, ठीक है। यह जो एमॉर्फस जो होता है, यह न्यूक्लियोलस में धागे और प्रोटीन, ठीक है, धागे और प्रोटीन का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग एमॉर्फस मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी यह अवस्था क्या कहलाती है? एमॉर्फा। इस अवस्था को हम लोग पार्स एमॉर्फा कहते हैं, पार्स एमॉर्फा, ठीक। अब इसकी जो दूसरी अवस्था होती है वो होती है आपका ग्रैनुलर। दूसरी जो होती है आपकी ग्रैनुलर पोर्शन। इसका ग्रैनुलर जो पोर्शन होता है वो बना होता है आपका प्रोटीन और आरएनए से, ठीक। इसका जो ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है वो बना होता है आपका प्रोटीन और आरएनए से, ठीक ना। इसमें आपका जो प्रोटीन और आरएनए होता है उसमें प्रोटीन
संबंध है आरएनए। तो प्रोटीन और आरएनए का जो अनुपात होता है वो होता है 2:1 का अनुपात। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें फाइब्रल पोर्शन की। जो इसका तीसरा भाग होता है वो होता है आपका फाइब्रल पोर्शन। ठीक है, फाइब्रल पोर्शन में क्या होता है कि इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं, जो कि इसमें फाइब्रल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। और इसका जो चौथा भाग होता है, ठीक, इसका जो चौथा भाग होता है वो होता है आपका क्रोमैटिन। ठीक, क्रोमैटिन जो होता है ये इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, एक जो कि न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये न्यूक्लियोलस हो गया। इसके आउटसाइड पर जो क्रोमैटिन सधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। पेरी न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। ठीक है, अब आप जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके किनारों पर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर पाई जाती है, यानी कि इसका जो किनारे पर जो होता है दाने जैसी संरचना होती है। और इसमें जो अंदर की तरफ जो क्रोमैटिन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंट्रा। ये हो गया था आपका पहला, ये है आपका दूसरा, इसे कहते हैं इंट्रा न्यूक्लियोलर क्रोमैटिन। ठीक है, अब ये हो गया आपका न्यूक्लियोलस। ठीक, अब जो आपका चौथा आता है वो आता है आपका चौथा क्रोमैटिन थ्रेड्स। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड्स। तो चौथा है आपका क्रोमैटिन थ्रेड्स। आपको बता दें यह क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियस में आपने देखा होगा कि उलझी हुई धागों की संरचना का समान दिखाई देता है। ठीक है, ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। अब ये क्या होता है कि आपको उलझी हुई संरचनाओं की तरह दिखाई देता है न्यूक्लियस में, लेकिन यह वास्तव में, ठीक है ना, यह वास्तव में उलझा हुआ नहीं होता है। लेकिन जब ये जो उलझी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती है इसे हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हैं। लेकिन यह संरचना उलझी हुई धागों की समान नहीं होती है। वास्तव में यह क्रोमैटिन के जो सिरे होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के समय जब ये क्रोमैटिन एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये लोग सिकुड़ करके यानी कि संघटित होकर के क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन के दौरान। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम का निर्माण कर लेते हैं। तो इनमें से एक दोहरी संरचना निकली होती है जिसमें आपको न्यूक्लियो प्रोटीन ये सब देखने को मिलेगा। तो चलिए उसमें उसके बारे में बात नहीं करते हैं, अब बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, तो आपका जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है आपका ये क्रोमैटिन पहले तो दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या, हेट्रोक्रोमैटिन। दूसरा आपका होता है यूक्रोमैटिन। ठीक है, यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। और हेट्रोक्रोमैटिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अब आपको बता दें कि न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर आपको ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं इसमें आपको कहीं कहीं ये मोटी संरचना देखने को मिलती है। ठीक है, मोटी संरचना देखने को मिलती है, तो इसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। और जब पतले धागे जैसी संरचना होती है उसे हम लोग कहते हैं यूक्रोमैटिन। ठीक है, अब जो आपका होता है हेट्रोक्रोमैटिन यह दो प्रकार का होता है। तो यह आपका है कंजक्टेटिव और इसका एक होता है फैकल्टेटिव पोर्शन। ठीक है, अब आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपका होता है ठीक, तो
इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या होता है कि इसमें जो ये संरचना बनी होती है इसे हम कहते हैं मार्क्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, मार्क्ड न्यूक्लियोसोम, इसे हम लोग कहते हैं मार्क्ड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, और इसके ऊपर, ठीक है, अब जो होता है इसके ऊपर यह हिस्टोन एक प्रोटीन की बनी होती है, और इसके ठीक ऊपर, ठीक है, ये इसके प्रोटीन स्ट्रक्चर के ठीक ऊपर आपका पाया जाता है हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम। ठीक है, इसे हम कहते हैं हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम। ठीक ना, एंजाइम कहते हैं, ठीक, एंजाइम कहते हैं। अब यह संरचना जहां तक आपको देखने को मिलती है, ठीक है, जहां तक भी आपको यह संरचना देखने को मिलेगी, यह संरचना, उसे हम लोग कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। और इसके बाद जो यह संरचना होती है इसे हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। ठीक ना, यूक्रोमैटिन। अब जब आपका सेल डिवीजन होने लगता है, यानी कि डीएनए डुप्लीकेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें नए मार्क्ड न्यूक्लियोसोम का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नए मार्क्ड न्यूक्लियोसोम का निर्माण हो जाता है, और आपका उस पर नए ये आपके हिस्टोन मॉडिफाइंग एंजाइम आ जाते हैं। लेकिन आपका यूक्रोमैटिन में केवल मार्क्ड न्यूक्लियोसोम का निर्माण होता है। ठीक है, इन सबका निर्माण नहीं होता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। जब डीएनए डुप्लीकेशन की क्रिया होती है तो क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये हिस्टोन, ठीक है, ये जो होता है इसकी जो संख्या होती है, ठीक ना, इसकी जो संख्या होती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो और बढ़ जाता है, और इनकी संख्या भी बढ़ जाती है, यानी कि ये बढ़ करके अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। ठीक, और इसी तरह से यूक्रोमैटिन के भी स्ट्रक्चर में बदलाव बढ़ जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि हिस्टोन और प्रोटीन, ठीक है ना, ये दोनों भाग लेते हैं, और इनसे इनका जो डुप्लीकेशन होता है वो तैयार हो जाता है, और फिर आगे की जो जेनेटिक क्रिया होती है वो अपना शुरू हो जाता है। यह आपका होता है किसमें, सेल साइकिल में। ठीक ना, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान, ठीक ना, या मियासिस या माइटोसिस। ठीक, तो चलिए अब बताते हैं आपको इसके बारे में कुछ नई चीजें। मैंने उसे नया पढ़ा है, इसलिए उसे आपको बता दूं कि जो आपका हेटेरोक्रोमैटिन होता है, ठीक ना, यानी पहला वाला हेटेरोक्रोमैटिन, ये आपका दो प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको पहले लिखा था, तो आपका होता है ये कंस्टिट्यूटिव, ये पहला मैंने लिखा था कंस्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक है, यह क्या होता है, इसमें क्या होता है कि यह जो उसमें आपका जो जीन पाया जाता है, जो क्रोमैटिन में जो जीन पाया जाता है, इसमें वह बदलाव कर देता है। ठीक है, उसके जो स्थिति होती है, जो उसका जो परफॉर्मेंस जो करने वाला होता है, उसमें यह बदलाव कर देता है, और बदलाव करने के बाद जो बदलाव हो जाता है, उसके ठीक बदलाव के बाद आपका यह किस में बदल जाता है, दूसरे फॉर्म में। ठीक है, दूसरे फॉर्म यानी कि बी क्या होता है, फैकल्टेटिव। ठीक ना, फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन। ठीक ना, अब इस फैकल्टेटिव में क्या होता है, फैकल्टेटिव में यह जब अपनी स्थिति को बदल लेता है, ठीक ना, तो अब यह क्या होता है कि अब सेल डिवीजन में भाग लेने के लिए तैयार हो जाता है। और इसमें क्या होता है जानते हैं, इसमें आपको पाई वाई से बोलते हैं, पाई वाई इंटरेक्शन आरएनए, ठीक ना, इंटरेक्शन आरएनए में बदल जाता है। ठीक ना, अब इसके बाद आपको बता दें कि जो ये क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं, ठीक ना, क्रोमैटिन थ्रेड्स क्रोमैटिन के बने होते हैं, और इसमें क्या होता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक ना, न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कि जिसे हम कहते हैं डीएनए और आरएनए। ठीक ना, जिसे हम कहते हैं डीएनए आरएनए, और यह जो थ्रेड होता है यह डुप्लीकेशन, यह डीएनए आरएनए और बेस प्रोटीन, ठीक ना, बेस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो अब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे डीएनए और आरएनए के बारे में। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा।
और अपने जो दोस्त हैं उनमें शेयर कीजिए। और हमारे ऐसे अपडेट्स के लिए, ठीक ना, ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, जो आपका ऑल नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, उसे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले।